ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है संडे और हम करने वाले हैं द हिंदू एनालिसिस जनवरी 8 2023 का। और कुछ टॉपिक्स हैं हमारे सामने, जैसे कि मेघालय के रूट ब्रिजेस के बारे में है। तो मेघालय के ऊपर हम सभी टॉपिक्स जितने भी हैं डिस्कस करेंगे डिटेल में GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अभी नहीं बना पा रही है, तो उसके लिए उसने समय मांगा है, वो GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। मणिपुर म्यांमार का बॉर्डर इशू, बेसिकली बॉर्डर इशू म्यांमार के साथ नहीं है। मणिपुर के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो म्यांमार में रह रहे थे, और अभी क्या है कि म्यांमार में सिविल वॉर चल रहा है। तो मणिपुर के जो लोग हैं जो डेमोक्रेसी चाहते हैं मणिपुर में, वो इन लोगों को मार रहे हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवियन फ्लू का मुद्दा केरला में वापस से आया है। रामसर साइट्स अफेक्टेड हैं, डक पॉपुलेशन अफेक्टेड है, पोल्ट्री फार्मिंग अफेक्ट हो रही है। तो GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो भी देखना है। स्प्रिंट फॉर इंडिजिनस कैपेसिटी ऑफ नेवी GS3, UAPA 1967, बैनिंग ऑफ PAFF GS2, रामसर साइट्स ऑफ केरला एंड आसाम GS3, और जोशीमठ में अभी जो भी हुआ कि वहां की जमीन भसक रही है, तो लैंड सबसिस्टेंस क्या होता है वो हम देखेंगे GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए शुरू करते हैं फिर आज के सेशन को। यहां पे कह रहे हैं कि रूट्स कनेक्ट मेघालय विलेज। बेसिकली एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जो कि देखता था कि उसके माँ बाप को रिवर क्रॉस करने में डेली प्रॉब्लम होती थी। तो उसने क्या किया, एक पेड़ की जड़ों से ब्रिज बनाना स्टार्ट किया उस नदी के अक्रॉस। ओमकार नदी थी इन सीज विलेज नियर चेरापूंजी, ऑलराइट। और ईस्ट खासी हिल्स ऑफ मेघालय में ये एक लिविंग मार्बल की तरह है। तो पेड़ कौन सा था वहां पे? रबर फिग। रबर फिग फिकस इलास्टिका की जड़ें जो हैं वो उनको मोल्ड करके बेसिकली ब्रिज में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। और कह रहे हैं यहां पे कि ये जो चीज है, ये रूट ब्रिज जो है, ये आज काफी ज्यादा फेमस है वहां पे। और इसकी फोटोग्राफ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑलरेडी एक ब्रिज बना हुआ है लकड़ी का, लेकिन ये जो जड़ों वाला ब्रिज है ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना यूनिक लग रहा है। तो यहां पे बेसिकली कह रहा है कि हमें 30 साल लग गए इस ब्रिज को स्ट्रांग बनाने में, है ना। इनको हम कहते हैं लोकली जिंकिंग जरी। जिंकिंग जरी कहते हैं मेघालय के रूट ब्रिजेस को, जिंकिंग जरी कहते हैं, है ना। 100 साल से भी ज्यादा पुराने ये हैं। तो ये ट्राइबल आर्ट हो गई ना एक तरीके की। लोकल ट्राइब के आर्ट्स को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना चाहिए। खासी जयंतिया पीपल जो हैं, खासी और जयंतिया दो पहाड़ हैं बेसिकली, गारो खासी जयंतिया में। खासी जयंतिया बेसिकली आपको मेघालय में दिखाई देंगे। यहाँ पे इंडिजिनस ट्राइब्स जो कि किस तरीके से नेचर का इस्तेमाल करके अपनी डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। तो कहीं ना कहीं नेचर कंजर्वेशन में एक बहुत मेजर रोल भी इनका रहता होगा। तो यहाँ पे हमें समझना है इन्हीं सारी चीज़ों को कि मेघालय में क्योंकि फ्लड्स बहुत आते हैं, है ना, एक्सेसिव रेनफॉल होता है मॉनसून में। तो यहाँ पे ये जो रूट ब्रिजेस हैं ये उन ट्राइब्स के कल्चर को आगे लेके जा रहे हैं, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब में हेल्प कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके का सपोर्ट हमको नहीं मिला, लेकिन MP लैड स्कीम जो है पार्लियामेंट की, उसके अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहां से वो मदद कर सकते थे इनकी उन ब्रिजेस को बनाने में। गवर्नमेंट ने पैरेलल ब्रिजेस बनाने में भी किसी तरह की मदद नहीं करी। और रूट ब्रिजेस जो है वो टूरिज्म अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। स्टेट टूरिज्म मिनिस्ट्री ने भी इस चीज पे काम अब नहीं किया है ना। और बेसिकली ये जो नॉलेज चाहिए ट्विस्टिंग एंड टर्निंग रूट्स की ब्रिजेस बनाने में, वो अब अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो एक तरीके से ट्राइबल पॉपुलेशन का लोकल आर्ट हो गया। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, तो क्या आप इन स्टेट्स को नाम दे सकते हैं? कैन यू प्रोवाइड नेम्स टू दीज स्टेट्स? व्हाट इज दिस? ये 7 सिस्टर्स कही जाती हैं। सो दिस इज सिक्किम। ऊपर चाइना है, तवांग इलाका, तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। दिस इज अरुणाचल प्रदेश। And the yellow that you are seeing particularly is what? Is the state that we are talking about. And we are talking about Meghalaya.
and above this is Assam, and this state is Nagaland, right? This is Manipur, this is Mizoram, and this is Tripura. So what is this particular region? ये क्या है? This is Bangladesh, right? This is Bangladesh. तो आज के पूरे न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम कहीं ना कहीं मणिपुर के बारे में बात करने वाले हैं, कहीं ना कहीं आसाम के बारे में बात करने वाले हैं, और मेघालय के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं. तो ये तो हो गई मैप वाली बात. अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है, मेघालय को प्रोटेक्शन कैसे मिल रखी है. देखिए, मेघालय 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है. ये 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल 244 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रीड किया जाता है. इस 6th शेड्यूल के अंदर बेसिकली जो ट्राइबल पॉपुलेशन वाले रीजन्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि इन स्टेट्स में अगर हम बात करें पर्टिकुलरली तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये वाले जो एरियाज हैं ये प्रोटेक्टेड हैं. अच्छा, इन शेड्यूल 6 की प्रोटेक्शन का क्या मतलब होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे. मेघालय में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो ट्राइब्स हैं वहां पे, वो मेजॉरिटी में है. ट्राइबल पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है. और इसकी असेंबली सीट्स की अगर हम बात करें, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज अराउंड मेघालय में है. वहां का एक संगठन है खासी स्टूडेंट यूनियन, KSU, जो कि अपने ट्राइब को आगे करने की हमेशा बात करता रहता है. क्रांतिकारी लोग हैं ये लोग, एकदम कभी कभी वॉयलेंट भी हो जाते हैं. ये कह रहे हैं कि एक इनर लाइन परमिट ILP नाम की व्यवस्था बना दीजिए. तो ILP क्या होता है? ILP ऐसे समझिए कि लेट्स से इफ दिस इज द स्टेट ऑफ मेघालय, है ना, तो टूरिस्ट आते हैं हर तरफ से. तो टूरिज्म के लिए क्या करेंगे, एक एरिया बना दिया इन्होंने ये वाला, और इस पर्टिकुलर एरिया में आने के लिए, जो कि क्या है, ट्राइबल एरिया है जहां पे ट्राइब्स रह रही हैं, इस ट्राइबल एरिया में आने के लिए परमिशन रिक्वायर्ड होगी. ताकि होगा क्या कि कोई बाहरी घुसपैठ नहीं कर पाएगा इनके लोकल लाइवलीहुड के साथ, कल्चर के साथ. तो क्या इनर लाइन परमिट बनाना एक सोल्यूशन समझ में आता है? नहीं आता है, क्योंकि वो स्टेट के टूरिज्म को अफेक्ट करेगा. तो यहां पे आगे डिस्कशन को बढ़ाते हुए, मेघालय को आसाम से अलग किया गया था 1972 में. कब अलग किया गया था? 1972 में मेघालय को आसाम से अलग किया गया था. जो नॉन ट्राइबल्स की पॉपुलेशन है, यानी कि जो बाहरी हैं आसाम में, अरे मेघालय में नॉन ट्राइबल्स, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं. क्योंकि डर से ट्राइबल पॉपुलेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया ना KSU के बारे में, खासी स्टूडेंट यूनियन, ये मार रहे हैं नॉन ट्राइबल्स को 1972 के बाद से. 1972 में बाहरियों की संख्या 20% थी, और आज 2011 के सेंसस में देखें तो सिर्फ 14% है. 6% लोगों का एक्सोडस ही हुआ एक तरीके से. तो ये नॉन ट्राइबल्स आए कैसे थे वहां पे? तो इसके पीछे जिम्मेदार ब्रिटिशर्स हैं. ये लोग 19th सेंचुरी से मेघालय में रह रहे हैं. बेसिकली क्या था, मेघालय की कैपिटल थी शिलोंग, तो वहां पे इंग्लिश पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई थी. तो अंग्रेजों ने कहा बंगालीज को, बंगालीज का हमेशा से पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट रहता था, तो वो जितने भी बंगालीज थे, बिहार से लोग थे, वो सब कहाँ गए? शिलोंग गए पढ़ने के लिए. और शिलोंग बेसिकली अगर आप इस पर्टिकुलर रीजन को देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के, तो ये अरुणाचल, आसाम, मेघालय हमेशा से थोड़ी थे. ये पूरा इलाका एक तरीके से बड़ा रीजन कहा जाता था नागालैंड. तो नागालैंड था, मतलब आसाम वॉज अ बिगर रीजन, आसाम नागालैंड था, और बांग्लादेश भी कहाँ था तब अंग्रेजों के दौरान? इट वॉज बंगाल. तो लोग जाते थे इधर उधर पढ़ने के लिए, तो तभी से वो लोग वहां पे रह रहे हैं. पर यहाँ के जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ये कह रही है कि ये हमारे कल्चर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं. तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और उसकी वजह से फोर्स्ड माइग्रेशन नॉन ट्राइबल्स का होते हुए दिखाई दे रहा है. बात
रिप्रेजेंटेशन की इस तरीके से आ गई सामने कि 85% सीट्स रिजर्व कर दी गई नेटिव लोगों के लिए। तो जब एक सोल्यूशन आपको है कि रिजर्वेशन दे दो भाई इन लोगों को, ट्राइबल पॉपुलेशन को ये ना लगे कि कोई उनके कल्चर के साथ इंटरफेयर करेगा, उनके पॉलिटिकल राइट सिक्योर कर दीजिए, एजुकेशनल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो रिजर्वेशन दे दीजिए, उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में रिजर्वेशन दे दिए, तो वो कर रखा है ऑलरेडी। पर फिर भी वहाँ पे कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे बाहरियों को। और इसमें से जो बाहर के लोग हैं उसमें से सारे के सारे लोग हिंदू बंगालीज हैं, यानी हिंदूज हैं जो बंगाली बोलते हैं। अब मेघालय में जो ये खासी स्टूडेंट यूनियन है, ये इन सबको क्या कहता है? घुसपैठिया कहता है, तुम सब बांग्लादेशी हो। अरे तो ये लोग जहां से आए, सिलहट इलाका आपको पता होगा, एक सिलहट जिला है जो कि पहले बंगाल में था, अभी बांग्लादेश में है, तो सिलहट के निवासी थे। तो इनको थोड़ी पता था कि 1971 में बांग्लादेश बन जाएगा। तो इन नेटिव पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मैकेनिज्म बनाया गया है शेड्यूल 6 का। इस शेड्यूल 6 के अंदर क्या होता है बेसिकली, ये ट्राइबल्स प्रोटेक्टेड होते हैं, लेकिन उस पर भी चर्चा करेंगे कि शेड्यूल 6 मेघालय में अप्लाई क्यों नहीं होना चाहिए। आफ्टर कंसिडरिंग कि 20% लोग, 14% बेसिकली नॉन ट्राइबल्स हैं और 85% ट्राइबल्स हैं, यानी ट्राइबल्स मेजॉरिटी में हैं, तो ट्राइबल्स वल्नरेबल कैसे हुए? वल्नरेबल कम्युनिटी कौन होती है? जिसकी संख्या कम हो। तो मेघालय में तो ट्राइबल्स ज्यादा हैं, और सरकार ने कह भी रखा है स्पेशल प्रोटेक्शन कि जमीनें जो हैं वो नॉन ट्राइबल्स ना खरीद सकते हैं ना ले सकते हैं मेघालय में। तो जो शेड्यूल 6 का ऑब्जेक्ट था वो तो फुलफिल नहीं हो पा रहा है यहां पे, उसकी कंडीशंस ही मीट नहीं हो रही, बिकॉज शेड्यूल 6 वांटेड टू प्रोटेक्ट ट्राइबल पॉपुलेशन, बट सच ट्राइबल पॉपुलेशन शुड बी इन माइनॉरिटी, विच इज क्वाइट अपोजिट इन मेघालय, राइट। एंड शेड्यूल 6 करता क्या है? शेड्यूल 6 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, यानी कि ये छोटा सा एक मिनिएचर स्टेट बना देता है। उस स्टेट में आपके कस्टम्स के हिसाब से एग्जीक्यूटिव चलेगा, आप खुद ही कानून बनाइए और उसको आप लागू भी कर सकते हैं, जुडिशरी भी, यानी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर सब ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स कर सकती हैं। ये लॉ बना सकती हैं लैंड पे, फॉरेस्ट पे, कल्टीवेशन पे, इनहेरिटेंस पे, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस पे, ट्राइबल आर्ट्स पे, लैंड रेवेन्यूज एंड टैक्सेस पे। तो ये जो रूट ब्रिज है, ये जो मेघालय का रूट ब्रिज है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा टूरिज्म पोटेंशियल रखता है, तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स इनको प्रोटेक्ट कर सकती है ना, इनके लिए लॉ बना सकती हैं और फंड्स प्रोवाइड कर सकती हैं। तो एमपी लैड्स क्यों? हालांकि एमपी लैड्स भी यूज की जा सकती है, गलत नहीं है। तो एमपी लैड्स के ऊपर यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन भी आया हुआ है, जिसको हम यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। So there was a slight technical issue, right? So we'll discuss about MP lads also, but let us come to discuss first the geography of Meghalaya and the rivers and the agriculture over there. So मेघालय में दो prominent geographical features हैं, खासी और जैंतिया हिल्स। आपको पता है कि ये शिवालिक रेंजेस में आते हैं। बेसिकली दीज आर द कंटिन्यूएशन और यू कैन से द लास्ट एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज बिफोर हिमालयाज कन्वर्ज एंड बेंड टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल रीजन। सो इनका डायरेक्शन बेसिकली नॉर्थ साउथ है, ठीक है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये हिल्स हैं और मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। कुछ नदियां याद रखिएगा, इदेक, डुदनाय, कृष्णाय, जिनारी, दिदाक, जिंजीराम, महादेव, मोहेशकली एंड सोमेश्वरी, ये नदियां हैं। इतनी सारी नदियां हैं वहां पे मेघालय में, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गिरता है ना, वर्षा बहुत ज़्यादा होती है मेघालय में, ठीक है। मेघालय का 37.5% रीजन जो है वो फॉरेस्ट कवर में कवर्ड है। कुछ मिनरल्स फाउंड होते हैं वहां पे, लाइमस्टोन और कोल, लेकिन जो कोयला मिलता है वहां पे वो ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है, क्योंकि इसमें सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता है, प्लस मॉइस्चर भी ज़्यादा रहेगा। तो मेघालय की मौसिन राम विलेज जो है
मेघालय की मौसिनराम विलेज जो है, यहां पे वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल जो है वाला रीजन है, 750 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हर साल। मेघालय का अपने आप में मतलब है अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स, अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। ये एग्रीकल्चर की बात करें तो झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस होता है। झूम कल्टीवेशन इज जस्ट लाइक स्लैश एंड बर्न मेथड, जंगल काटे, एग्रीकल्चर किया, फिर आगे बढ़ गए, है ना। 80% स्टेट की पॉपुलेशन जो है स्टेट एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और टूरिज्म दूसरा जरिया है लाइवलीहुड का। लेकिन झूम कल्टीवेशन से प्रॉब्लम क्या होती है? सॉइल इरोजन होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट होता है। तो कोशिश की जा सकती है कि मेघालय में ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड को प्रमोट किया जाए। वहां पे टूरिज्म एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है, करेक्ट है। और टूरिज्म प्रमोट करने के लिए रोड ब्रिजेस अभी हम देख ही रहे हैं न्यूज में, ठीक। क्रॉप्स क्या क्या ग्रो की जाती हैं? तो फूड क्रॉप्स में बेसिकली राइस और मेज, है ना। और कैश क्रॉप्स में पोटैटो, टर्मरिक, जिंजर, ब्लैक पेपर, मस्टर्ड, रेप सीड, जूट, कॉटन। मेघालय इंडस्ट्रियली उतना ब्लैक साउंड नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज कहां पे हैं? जहां पे खूब सारे मिनरल्स हों। तो यहां पे जो मिनरल है कोल, वो भी किसी काम का ज्यादा है नहीं। तो यहां पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का स्कोप काफी है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हम प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि मेघालय के लोगों को यह आश्वासन दिलाना है कि सरकार उनके साथ है। क्लियर? अब एमपी लैट स्कीम के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को 1993 में बनाया था। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम थी, और यहां पे हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। तो अभी देखते हैं कि यूपीएससी 2020 में क्या क्वेश्चन पूछा गया। कहता है, विथ रेफरेंस टू द फंड्स अंडर एमपी लैट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट, एमपी लैट्स फंड मस्ट बी यूज्ड टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स like physical infrastructure for health and education. To an extent, if we look at this statement and look at the full form of MP LADS, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो लोकल एरिया डेवलपमेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हेल्थ और एजुकेशन पे ही तो डेवलपमेंट करा सकता है। तो ये स्टेटमेंट में कुछ गलत होने जैसा है ही नहीं। ड्यूरेबल एसेट्स, भाई अगर मान लीजिए नाला बनाना है कहीं पे, अगर पता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि उसको उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नाला बनाना है, रोड बनानी है, स्कूल बनाना है, हो सकता है। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ किस चीज के लिए? हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक। तो इस स्टेटमेंट में तो हमें कम गलती नहीं लग रही। पर जरा हम ऑप्शंस को अगर देखें तो ऑप्शंस में हमें 1, 1, 1 3 ऑप्शंस में दिखाई देता है कि स्टेटमेंट 1 है, और एक ऑप्शन कह रहा है 3 और 4। तो अभी 3 को देख लेते हैं। MP LATS funds are sanctioned on yearly basis and the unused funds cannot be carried forward to the next year. ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हर साल दिया जाता है। यहां पे ये कैच है कि MP LATS का जो फंड है 5 करोड़ रुपया, एक MP को अगर हर साल दिया जाएगा तो 5 ईयर के टर्म में इसका मतलब उसको 25 करोड़ रुपया दिया जाएगा। तो यहां पे अगर लेट्स से कि मान लीजिए इस साल सिर्फ फर्स्ट ईयर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी बना और पहला साल है उसका, और सिर्फ 3 करोड़ रुपए बचे, तो ये 2 करोड़ रुपए गए, ये कहां गए? ये क्या सरकार को वापस कर देगा? इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है क्या? नहीं दी है। तो ये जो स्टेटमेंट है ईयरली बेसिस का, अगर ऐसा होता तो हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सवाल बहुत ज्यादा कर रहे होते कि 25 करोड़ रुपए उसको मिल रहे हैं, पर विकास हो ही नहीं रहा कॉन्स्टिट्यूएंसी का। थोड़ा डाउट है ऑप्शन 3 में। ऑप्शन 2 की बात करें, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो स्पेसिफाइड पोर्शन है वो SC ST पॉपुलेशन को बेनिफिट करना चाहिए। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम को समझते हैं, तो ये वल्नरेबल ग्रुप है। जैसे हमने कहा ना हेल्थ और एजुकेशन, हाँ सही है, वैसे ही SC ST के लिए भी कुछ ना कुछ इसमें है। तो बेसिकली है कि 25, 15, 85 समथिंग का रेशियो है, और ये स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। अब स्टेटमेंट 1 और 2 सही है तो या तो ऑप्शन A करेक्ट हो सकता है, या तो ऑप्शन C करेक्ट हो सकता है, या ऑप्शन D करेक्ट हो सकता है। मैं आपको क्या बता रहा हूं अभी, एलिमिनेशन के तरीके। पर अभी हमने स्टेटमेंट 4 पढ़ा नहीं है,
स्टेटमेंट 3 पे हमें संशय है, डाउट है। स्टेटमेंट 4 की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर इंप्लीमेंटेशन एवरी ईयर। यानी कि यहां कह रहे हैं कि जिला अथॉरिटी मतलब वही जिलाधिकारी अपने लोकल लेवल पे चेक करे हर साल कि 10% जो काम हुआ उसको चेक करे। भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है एमपी लैड्स में पैसा लेने के बाद सरकार का, तो ये देखने के लिए कोई चेक्स एंड बैलेंस तो होना चाहिए। अब इसमें कैच क्या हो सकता था? डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को दी गई है कि स्टेट अथॉरिटी को दी गई है कि ग्राम पंचायत को दिया गया है, ये क्वेश्चन हमारे मन में आ सकता है। ठीक है, तो अब हम फंस रहे हैं 1 and 2 और 1, 2 and 4 पे। द करेक्ट आंसर ऑब्वियसली इज 1, 2 and 4 and statement 4 is also correct. So you please understand the importance how to prepare current affairs. These videos, these sessions are not entirely enough and I am not saying this because ये सेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसमें कुछ कमी है। वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग दैट वी कैन। भाई एमपी लैड्स यहाँ पे एक मेंशन्ड था बस इस न्यूज में, पर आपको उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराया गया। ठीक है, क्योंकि ये सेशंस हैं, आपको थोड़ा बहुत रिसर्च खुद से भी करना चाहिए और हमारी टीम जो है ये चीज़ बहुत प्रमोट करती है, इस चीज़ को एनकरेज करती है कि बच्चे अवेयर हो सकें, उनको ये समझ में आ सके कि न्यूज़पेपर को कितना समय देना है और कैसे पढ़ना उसको ज़रूरी है। मूविंग फर्दर अहेड, अब हम बात करें अगले टॉपिक की और ये टॉपिक GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, जिसमें होम मिनिस्ट्री ने 6 महीने का एक्सटेंशन मांगा है सिटीजनशिप एक्ट के लिए रूल बनाने के लिए। अब सिटीजनशिप एक्ट जो है ये 1955 में आई थी, पर बात अभी उसके अमेंडमेंट की हो रही है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है 2019 में पास कर दी गई। इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट में क्या हुआ? इस अमेंडमेंट में कहा गया कि जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है कहाँ की? पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की और बांग्लादेश की। उस माइनॉरिटी पॉपुलेशन में लार्जली हिंदूज हैं, सिख है, पारसी है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है और जैन है। इनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, जो कि भारत में एंटर किए हैं ऑन और बिफोर December 31, 2014 विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इनको क्या किया जाएगा? भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट नंबर 2 याद रखिएगा, 3 देश जो है वो याद रखने हैं आपको। ठीक, अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए कभी भी कोई भी कानून पारित किया जाए, उसके अंदर मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रूल बनाएगी। ये याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रूल बनाएगी अमेंडमेंट के सिटीजनशिप के लिए। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कह रहे हैं कि लॉ ऑफ द लैंड है। जिनको भी ये लग रहा है कि सीए को इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा वो मिस्टेक हैं, वो गलती कर रहे हैं, वो ये गलत सोच रहे हैं कि सीए को इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर रूल्स नहीं बना रहे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक्सटेंशन क्यों मांगा है? देखिए, ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट्री वर्क के ऊपर जो मैनुअल है, यानी कि हमारे पार्लियामेंट की अपनी एक रूल बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर मिनिस्ट्री रूल्स नहीं बना पाएगी कितने दिन में? 6 महीने के अंदर अंदर में, कानून पास हो जाने के बाद, तो उनको पार्लियामेंट से एक्सटेंशन मांगना पड़ेगा। और वो कौन सी कमेटी है? वो कमेटी है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है? व्हाट इज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन? बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का मतलब होता है रूल्स। कोई भी एक्ट बनाओ, ये एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट। कौन बनाता है? पार्लियामेंट। जैसे आपने सुना है ना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज को अलग अलग रूल्स बनाने का पावर है। तो जब भी किसी पार्लियामेंट के बनाए हुए एक्ट के अंदर किसी मिनिस्ट्री को पावर देते हो आप समय समय पर रूल्स बनाने की, तो उसी रूल को हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो एक्ट के अंदर जरूरी नहीं है कि हमेशा रूल्स बनाने रहें, पर रूल क्या होता है, क्योंकि पार्लियामेंट हर बार सेशन में नहीं होती है और पार्लियामेंट छोटी मोटी चीज़ों के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरा एक्ट अमेंड नहीं करेगी, तो मंत्रालय के ऊपर छोड़ देती है कि जो कंसर्न मिनिस्ट्री है वो उस एक्ट को इंप्लीमेंट कराने के लिए रूल्स बनाए। ऑलराइट, अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कुछ की फीचर्स और हैं जो हमें डिस्कस करने चाहिए।
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली क्या कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं। इसके ऊपर कुछ और देख लें बेसिकली फैक्ट्स। आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब जो 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है ना, और स्टेट है अरुणाचल प्रदेश का, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, जो 6 शेड्यूल में नहीं इंक्लूडेड है, इन सब को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजन से बाहर रखा गया है। जो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स हैं, यानी कि ऐसे माइग्रेंट्स जिनके पास ना वीजा है ना कोई इंफॉर्मेशन है, जो इंडियन सिटीजन्स बनना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो एग्जेम्प्टेड एरिया में जाके रहने लगे और उनको वहां पे बेसिकली सेटल होने की परमिशन मिल जाए। तो पहला पॉइंट ये याद रखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट के जो सारे स्टेट्स हैं वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से एग्जेम्प्टेड हैं। ठीक है। दूसरा, अगर कोई अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट है, इलीगल माइग्रेंट है, तो वो उसको परमिशन नहीं है कि वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाके रह ले। ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो हुआ है बेसिकली ये वेस्ट बंगाल में हुआ, क्योंकि वेस्ट बंगाल में एक मटुआ कम्युनिटी है जिसको कि नागरिकता मिल सकती है क्योंकि वो बांग्लादेश से आई और वो मुस्लिम कम्युनिटी है नहीं। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया है, याद रहेगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पार्लियामेंट ने 11 दिसंबर 2019 को पास किया। राष्ट्रपति ने दिसंबर 12 2019 को उसमें सिग्नेचर कर दिया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफाई किया कि यह कानून जनवरी 10 2020 से लागू होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाए हैं क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रूल्स नहीं बना पाई है। रूल्स ना बनाने का मतलब इनएफिशिएंसी नहीं है, पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दा हो गया है। शाहीन बाग का कितना बड़ा प्रोटेस्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो इसलिए मंत्रालय अभी थोड़ा सा रुका हुआ है इस जगह पे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे ले जाते हुए। मणिपुर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स फील द हीट ऑफ सिविल वॉर इन नेबरिंग म्यांमार। मणिपुर में ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप क्या कर रहे हैं बेसिकली, वहां के कहते तो हैं कि वो मणिपुर को आज़ाद कराना चाहते हैं, भारत के बेसिकली गलत तौर तरीकों से मणिपुर को आज़ाद कराना चाहते हैं। तो वहाँ पे हमारी सिक्योरिटी फोर्स लगी हुई है, फोटोग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है। म्यांमार बॉर्डर पे हमारी जो फोर्सेस हैं वो लगी हुई हैं, तो वो तो इनको जीने नहीं देंगी। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके म्यांमार से ऑपरेट कर रहे हैं। पर म्यांमार के लोग, क्योंकि सिविल वॉर है, तो वो लोग उनको मार रहे हैं। ऐसा हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने ही कहा है। कह रहे हैं कि एक बार जो टॉलरेंट लोकल पीपल थे, वो इनको सपोर्ट बेसिकली करते थे। अब इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ वो खुद ही हो गए हैं और इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को कहा जाता है मणिपुर में वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स, वीबीआईजीज। ये उनके लिए टर्म यूज किया जाता है जो कि इंफल वैली में रहते हैं। ठीक है। दिसंबर 28 2022 के बाद से इनके ऊपर प्रेशर, इन इंसर्जेंट ग्रुप्स के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि मणिपुर के 3 ऐसे संगठन हैं जो कि कहते हैं कि डेमोक्रेसी सपोर्ट करेंगे, भारत को हम सपोर्ट करेंगे, जिन्होंने फोर्सेस के साथ हाथ मिला लिया है और आपस में भी हाथ मिला लिया है। और अभी तक 7 सदस्यों को इंसर्जेंट ग्रुप्स के मार चुके हैं, जिसमें शन्नी नेशनलाइट्स आर्मी, बर्मीज मिलिशिया जो कि म्यांमार के आर्मी का पार्ट है, ये सब हो रहा है। और ये हो कहाँ रहा है, इंडिया म्यांमार की फ्रेंडशिप रोड पे हो रहा है, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने करीब करीब 10 साल पहले बनाई थी। ठीक है, याद रहेगा आपको ये चीज। तो अब हमें ये यहां से क्या समझ में आता है, हमें समझ में आता है कि नेटिव्स को अब ये लग रहा है, नेटिव्स को अब समझ में आ रहा है कि ये जो फोर्सेस हैं जो उनके लिबरेशन की बात कर रही थी, अभी तक उनकी आज़ादी की बात कर रही थी, ये सब पड़ोसी देश से सपोर्ट किए जा रहे थे, म्यांमार से। और अब वो किसी भी तरीके से अपनी डेमोक्रेसी को ऑब्स्ट्रक्ट होने नहीं देंगे और फाइट करेंगे। ठीक है। तो अब मणिपुर के ऊपर कुछ और बातें कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली कोशिश कर रही है कि मणिपुर और म्यांमार का जो बॉर्डर हो उसको फेंसिंग की जा सके। 5 से 16 किलोमीटर तक का बॉर्डर लगभग फेंस किया जा सका है। टोटल म्यांमार और मणिपुर का बॉर्डर लेंथ अगर हम बात करें तो 398 किलोमीटर्स का है। और म्यांमार के साथ भारत के बॉर्डर की बात करें तो 1643 किलोमीटर्स का है। मणिपुर की अगर ट्राइबल कॉम्पोजिशन की बात करें तो 33 ट्राइब्स हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं, 33 ट्राइब्स आर देयर। पॉपुलेशन 2 जगह रहती है, एक घाटी में, एक पहाड़ों में। वैली में रहने वाली पॉपुलेशन लगभग 60% है और पहाड़ों में रहने वाली पॉपुलेशन 40% है। तो ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं ये बेसिकली वैली बेस्ड हैं, नॉट कि हिल बेस्ड।
मणिपुर का मतलब है लैंड ऑफ डायमंड्स, मेघालय का मतलब था अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स, तो वैसे ही मणिपुर का मतलब है लैंड ऑफ डायमंड्स। दो ट्राइब्स बेसिकली इंडिजिनस हैं जो कि हमेशा से यहां रह रही हैं। उन ट्राइब्स का नाम है नागाज और मैतीस। नागाज और मैतीस। एक तीसरी ट्राइब है जिसकी आबादी बढ़ती जा रही है, कुकीज। ये कुकीज जो हैं ये नागालैंड से आ रहे हैं, क्योंकि नागालैंड में भी बड़ा विद्रोह चल रहा है। ट्राइबल पॉपुलेशन है, ये नहीं चाहती दूसरे लोग आके इनके पहाड़ों में, इनकी वैली में घर बनाए रहें, इनके कल्चर के साथ छेड़छाड़ करें, इनकी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड में शेयर करें। वो अपना इलाका सिक्योर करना चाहते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स into the mainstream community, into the mainstream political setup of India is very, very important. Just like we have done it for Jammu and Kashmir, after a certain period of time, we are still trying to incorporate the Jammu and Kashmir culture into India. Largely, Jammu is there. Kashmir is still occupied by militant groups. Ladakh is way different, but we are also trying to incorporate. अभी आज के पेपर में ही न्यूज़ है कि जम्मू एंड कश्मीर, लेह एंड लद्दाख वाले लोग अब स्टेट डिमांड कर रहे हैं। दे डोंट वांट टू कंटिन्यू टू रिमेन अ यूनियन टेरिटरी, नाउ दे वांट टू रिमेन बिकम अ स्टेट। सिमिलरली म्यांमार और बांग्लादेश से जो माइग्रेंट्स का इन्फ्लक्स हो रहा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, वो सिक्योरिटी क्राइसिस में कन्वर्ट हो सकता है हमारे लिए। तो हमें उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अभी हमने देखिए 3 न्यूज़ देखी, मेघालय, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन शेड्यूल 6 और मणिपुर। ये तीनों रीजन नॉर्थ ईस्ट से। तो आज का ऐसा द हिंदू लग रहा था संडे का कि नॉर्थ ईस्टर्न खबरों से भरा हुआ है। मैं आपको और बता देता हूं नॉर्थ ईस्ट की कौन सी और न्यूज आई है, जिसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। आसाम के दीपौर बिल के ऊपर न्यूज आई है। आसाम का दीपौर बिल क्या है? दीपौर बिल इज आसाम्स ओनली रामसार साइट। कैसी साइट? रामसार साइट है। और यहां पे बर्ड पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है। यहां पे आसाम के दीपौर बिल में बेसिकली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से, शहरी कचड़े की वजह से कई सारी वाटरफॉल स्पीशीज, यानी वो चिड़ियां जो तैर भी सकती हैं, उनकी संख्या कम हो रही थी। लेकिन अभी एक सर्वे कराया गया जिसमें पाया गया कि ऑल टुगेदर 26,747 birds belonging to 96 species were recorded during the count and the wetland on the southwestern edge of Guwahati. The recent exercise was conducted by Guwahati Wildlife Division of Assam Forest Department, and basically the bird count in the state has increased, mentioning that the greater species diversity and increase the total number of species is a positive sign. ऑलराइट, यहां पे दीपौर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द ग्रेटर वेटलैंड दीपौर बिल में। द एरिया ऑफ वेटलैंड बियॉन्ड अंडर द अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इज बीइंग मेजर्ड एंड वी विल ट्राई टू प्रोवाइड एडिशनल मेजर्स, विल ट्राई टू टेक एडिशनल स्टेप्स सो दैट द वेटलैंड कैन बी प्रोटेक्टेड, बिकॉज वेटलैंड सिर्फ वेटलैंड में वाटर कंजर्वेशन की बात नहीं है, स्पीसी कंजर्वेशन भी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो याद रहेगा आपको आसाम का दीपौर बिल, द ओनली रामसर साइट इन आसाम। सो व्हाट इज दीपौर बिल? इट्स अ परमानेंट फ्रेश वाटर लेक. Deepor Bill is a freshwater lake which is formed by the waters of Brahmaputra river. What are waterfall birds? Waterfall birds are those birds that are strong swimmers and they have waterproof feathers, webbed feet, so which allows them to swim also. So they can fly and swim. All right. हुआ ना यूनिक चीज थोड़ा सा। अब बात करते हैं अगली न्यूज की हमारी। नेवी ने ऑटोनॉमस आर्म्ड बोट स्वार्म्स की बात करी है। इंडियन नेवी ने साइन किया है सफर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ स्प्रिंट इनिशिएटिव के अंडर एक अग्रीमेंट, जहां पे बेसिकली इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज ऑफ डिफेंस को प्रमोट करने की बात है और डोमेस्टिक कंपनीज को ही हम प्रोजेक्ट देंगे। ये स्प्रिंट के अंदर इंडियन नेवी का 50वां कॉन्ट्रैक्ट है। टोटल 75 इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेट करनी है इंडियन नेवी को। ठीक है, आजादी के अमृत महोत्सव तक 75 हो जाना चाहिए, यानी अगस्त 15 2023 तक नेवी का टारगेट है कि हम 75 इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को अपने अंडर जोड़ लें। और सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने क्या किया है, पहली आर्म्ड ऑटोनॉमस अनमैन्ड बोट विथ स्वार्मिंग कैपेबिलिटीज। स्वार्मिंग कैपेबिलिटीज का मतलब समझिए, जमीन से चलते चलते वो पानी में चली जाएगी और उसमें कोई आदमी नहीं है, तो वो, और उसमें बंदूकें लगी हुई हैं,
तो ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है ना, ये हमें सर्वेलेंस कैपेबिलिटी देता है। जैसे एयर में हम ड्रोन रहते हैं, वैसे पानी का ड्रोन हो गया ये एक तरीके से, ठीक है। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिस 7 इनिशिएटिव के अंदर अग्रीमेंट नेवी ने किया है। तो ये स्प्रिंट है क्या? ये नरेंद्र मोदी साहब ने 18 जुलाई 2022 को अनाउंस किया था, जहां पे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को इंडियन नेवी में इंकॉर्पोरेट करना है। फुल फॉर्म क्या है स्प्रिंट का? सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, NIIO एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल, TDAC। All right, so this is important for you. Let's move ahead. एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू की खबर वापस से न्यूज पकड़ रही है। केरला में कोशिश की जा रही है कि डायग्नोसिस की जा सके कि ये बर्ड फ्लू फैल कैसे रहा है। केरला की जो रामसर साइट्स हैं उनमें जो डक पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है। फोटोग्राफ आपको दिखाई दे रही होगी। रैपिड रिस्पॉन्स टीम पहुंची हुई है जो कि करामुट्टू इन करुवट्टा एरिया में डक्स को मॉनिटर कर रही है और कोशिश कर रहे हैं पता करने की कि क्या मिट्टी की सैलिनिटी और पीएच लेवल में कोई परिवर्तन हुआ है क्या, और ये फैल कैसे रहा है, पानी से या मिट्टी से। इस चीज़ को चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो इन्फ्लुएंजा है उसका पहला केस भारत में 2006 में आया था, महाराष्ट्र में आया था। और प्राइमरी सोर्स ये वायरस जो है, इन्फ्लुएंजा मतलब ऑब्वियसली वायरस हुआ, ये बर्ड की पॉटी से, फीसेस ऑफ द फेकल मैटर ऑफ द बर्ड से आता है, ठीक है। और भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एवियन इन्फ्लुएंजा कहां पे आया था, किस देश में? 1996 में चाइना में रिपोर्ट किया गया था। द वायरस का नाम है H5N1 वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। कौन सा वायरस? H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस। ये सिमिलर इंसिडेंट्स अभी पिछले साल से देखे जा रहे हैं बिहार में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में। ऑलराइट, ये जो वायरस है ये प्रेजेंट कहां रहता है? ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स यानी कि सांस की नली और आंतों में, इंटेस्टाइन्स में। पर किन बर्ड्स में? वाइल्ड एक्वाटिक बर्ड्स। नाउ दीज बर्ड्स आर बेसिकली माइग्रेटरी। ये वाइल्ड एक्वाटिक बर्ड्स क्या होती है? माइग्रेटरी होती हैं। सीजन के समय में बेसिकली मूव करती हैं वार्म वाटर्स की तरफ। ऊपर सर्बिया वर्बिया में ठंडी जब बहुत हो जाती है तो ये समुद्री रास्ते से बेसिकली गर्म इलाके में, ट्रॉपिकल एरियाज में आती हैं। आपको पता है चिलिका लेक का आपने नाम सुना होगा। चिलिका लेक इज द लेक इन इंडिया विच होस्ट मोस्ट ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स, है ना। और तो वाइल्ड एक्वाटिक बर्ड्स के पास ये वायरस रहता है पर उससे वो मरती नहीं है। लेकिन वो जब वो जहाँ पे माइग्रेट कर रही हैं वहाँ पे जब वो पॉटी वाटी कर देती हैं तो क्या होता है, हमारी जो लोकल बर्ड्स हैं, डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स है, वो उनके कांटेक्ट में आती है और उनको ये वायरस जो है वो मार देता है। क्या इस वायरस का ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है? बर्ड टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज ऑल्सो पॉसिबल। इसमें बेसिकली कंजक्टिवाइटिस और छोटी मोटी सांस वास की दिक्कत होती है, लेकिन अगर ज़्यादा सीवियर हो जाए तो मर भी सकते हो आप। तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कॉन्टैक्ट विद द माइग्रेटरी बर्ड्स इज द लाइकली द ट्रिगर फॉर द करंट आउटब्रेक। अब माइग्रेटरी बर्ड्स को हम मना तो नहीं कर सकते ना कि नहीं नहीं हम चिड़ियों को अलाउ नहीं करेंगे। वी डोंट हैव अ मैकेनिज्म। प्लस इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है और ये लोकल बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। डक फार्मिंग ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम है स्टेट का और पर्टिकुलरली कुट्टानाड इलाके का, ठीक है। वो फैलता कैसे? कॉन्टैमिनेशन सॉइल और वाटर से ही फैलता है ना। केरला का जो वेटलैंड है अगर वो इससे दूषित हो गया तो बेसिकली तो गया ना पोल्ट्री फार्मिंग वहां का, क्योंकि वहां पे तो 80% डक पॉपुलेशन रखी गई है, वो सब अंडर थ्रेट हैं बर्ड फ्लू से, ठीक है। कोट्टानाड इज अ रामसार साइट विच इज अंडर अ कांस्टेंट थ्रेट ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा, ऑब्वियसली बिकॉज ये माइग्रेटरी बर्ड्स को होस्ट भी करता है और कोई वैक्सीनेशन भी अवेलेबल नहीं है। तो हमें वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ऑब्वियसली जब हमें इस वायरस के ओरिजिनल सैंपल्स मिलेंगे इन वाइल्ड एक्वेटिक बर्ड से तभी हम कर पाएंगे और रिसर्च चालू है। रामसर साइट्स इन केरला के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने आसाम की रामसर साइट को देखा। तो रामसर साइट केरला में बेसिकली सबसे बड़ी जो है वो वेम्बनाडु कोल वेटलैंड्स है। वेम्बनाडु कोल वेटलैंड्स जिनको 2002 में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। और दो वेटलैंड साइट्स हैं उसमें सस्थम कोटा लेक और अष्टमुदी वेटलैंड, अष्टमुदी, सस्तम कोटा और वेम्बनाडु, ये केरला में प्रेजेंट है। वेम्बनाडु कोल वेटलैंड्स की बात करें तो ये साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के लार्जेस्ट वेटलैंड्स में आते हैं। कुट्टानाड की अगर हम बात करें, जिसको अभी हम न्यूज में देख रहे हैं, तो कुट्टानाड को हम राइस बोल ऑफ केरला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राइस बोल ऑफ केरला। ये रामसार कन्वेंशन 1971 का है वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए।
अब केरला के बैक वाटर्स भी बड़े फेमस हैं, तो उसके ऊपर भी बात कर लें कि केरला के बैक वाटर्स होते क्या हैं। तो ये जो बैक वाटर्स होते हैं ये ब्राकिश लगून्स होते हैं। ब्राकिश का मतलब होता है खारा, पर समुद्री जितना सॉल्टी नहीं। जब फ्रेश पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है तो ब्रैकिश पानी बनता है। ये लगून्स हैं, कैनाल्स हैं, जो कि बेसिकली आपको मालाबार कोस्ट में दिखाई देंगे। यानी केरला के पास जो कोस्ट है उसको क्या कहते हैं, मालाबार कोस्ट। अरेबियन सी का पानी वेस्टर्न घाट्स में बहने वाली नदियों से जब मिल जाता है, माउथ ऑफ द रिवर पे जब मिल जाता है, तो क्या होता है, ये बैक वाटर बना देता है ना। और ये बेसिकली टूरिज्म पोटेंशियल केरला का काफ़ी ज़्यादा है, इसका टूरिज्म पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। तो केरला से हमने एवियन फ्लू इन्फ्लुएंजा देखा, माइग्रेटरी बर्ड्स H5N1 का सोर्स देखा, फर्स्ट इन्फ्लुएंजा कब आया था एवियन फ्लू का वो उसको समझा, सोर्स क्या है वो समझा, और केरला के वेटलैंड्स के बारे में डिस्कशन किया, और केरला के बैकवाटर के बारे में भी डिस्कशन किया। कुट्टानाड इज कॉल्ड एज द राइस बोल ऑफ केरला, रिमेंबर दिस। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जैशे मोहम्मद का एक प्रॉक्सी है PAFF, इसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, दैट इज पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट। और एक सऊदी अरेबिया का बेसिकली रहने वाला व्यक्ति अरबाज अहमद मिर, जो कि बेसिकली क्या है, डॉक्टर था, नहीं बेसिकली ये एक टेररिस्ट है जिसको UAPA के अंडर डिक्लेयर कर दिया गया, लश्कर तैयबा का मेंबर। और दूसरा व्यक्ति आसिफ मकबूलदार, जो कि कश्मीर में डॉक्टर था, सऊदी अरेबिया के रहने वाले हैं, उनको भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब आपसे एक क्वेश्चन आ जाए, अगर विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिगार्ड्स टू UAPA 1967, और आपको 4 स्टेटमेंट दे दे, उसमें 3 स्टेटमेंट दे दे, कह दे कि अनलॉफुल एक्टिविटी अफेक्ट्स टेरिटरी, अफेक्ट सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। Unlawful activities are those activities which are affecting the sovereignty of India. Second statement ये कह दे कि in UAPA the state government has the power to declare any organization as a terror organization. Statement 3 कह दे the central government has the power to declare individuals as terrorist only. आप पॉज करिएगा, रिवाइंड करिएगा, तीनों स्टेटमेंट्स को फिर से सुनिएगा, और अब आपको बताना है इन 3 स्टेटमेंट्स में से UAPA के कंटेक्स्ट में कौन से स्टेटमेंट सही है। तो वो ये न्यूज़ है हमारे लिए, पर UAPA क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है, न्यूज़ हम नहीं देखेंगे, हम UAPA क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो अब आपके आंसर जो है आपके सामने मिल जाएगा। अनलॉफुल एक्टिविटी कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को अफेक्ट करेगी, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को अफेक्ट करेगी। एब्सोल्यूट पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है। इसके अंदर पनिशमेंट्स भी हैं, एज एक्सट्रीम एज डेथ पेनाल्टी एंड लाइफ इंप्रिजनमेंट। इस एक्ट के अंदर चाहे तुम भारतीय हो चाहे तुम विदेशी हो, तुम सबको चार्ज किया जा सकता है। बोथ इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स कैन बी चार्ज अंडर दिस एक्ट, इवन इफ द प्लेस ऑफ क्राइम इज आउटसाइड इंडिया, which is a designated investigating agency under this particular law, that is National Investigation Agency। और NIA को अरेस्ट करने के बाद 180 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल करनी है, ये मैंडेटरी प्रोविजन है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो कोर्ट से परमिशन, NIA कोर्ट से परमिशन ली जाएगी। UAPA 1967 के अंदर 2 अमेंडमेंट्स हुए। 2004 में टेररिस्ट एक्ट्स को जोड़ा गया कि अनलॉफुल एक्टिविटीज में टेररिस्ट एक्ट्स भी आती हैं, उनको भी हम रिकॉग्नाइज करेंगे और पनिश करेंगे। 2019 में एक अमेंडमेंट और किया गया जहां पे इंडिविजुअल्स को भी टेररिस्ट की तरह डिक्लेयर किया जा सकता है। और कौन करेगा? इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कौन सा मंत्रालय रिस्पॉन्सिबल है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं है यहां पे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री नहीं है यहां पे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। लेट्स मूव अहेड। ये EPIC दैट इज बेसिकली द फुल फॉर्म इलेक्टोरल फोटो ID कार्ड। EPIC was introduced by the Election Commission of India and it is basically a digital format of your voter ID. In this, the news is that only 1% of the registered voters have downloaded their digital voter ID. तो क्या बाकी लोग करना नहीं चाहते? नहीं, बाकी लोग वो कंडीशंस ही मीट नहीं कर पा रहे जिसके बाद उनको ये डिजिटल ID दी जा सके। टोटल वोटर जो पॉपुलेशन है 91.2 करोड़ पॉपुलेशन है जो कि रजिस्टर्ड है एज अ वोटर। 91 करोड़ लोगों के पास वोटर ID है।
इसमें से सिर्फ 9.8 करोड़ वोटर्स अभी एलिजिबल हुए हैं ईपीआईसी डाउनलोड करने के लिए। तो ईपीआईसी डाउनलोड करने का क्राइटेरिया क्या है दोस्त? क्राइटेरिया ये है कि आपका एक यूनिक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो रजिस्टर होना चाहिए आपकी वोटर आईडी के साथ। अगर आपके पास यूनिक मोबाइल नंबर नहीं है तो आप अपना वेरिफिकेशन नहीं करा पाएंगे और आपको ईपीआईसी डाउनलोड करने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं देगा। ठीक है। और अगर मोबाइल फोन मान लीजिए रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप क्या करेंगे सर? आप नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल वेबसाइट पे जाएंगे या वोटर हेल्पलाइन ऐप को डाउनलोड करेंगे और अपने अप्रूवल का इंतजार करेंगे। ठीक है। वो अपने मोबाइल नंबर को ऐड करा सकते हैं आप वहां पे। तो ईपीआईसी का फायदा क्या है? क्या इससे कुछ फायदा है? जी हां, इससे बहुत ज्यादा फायदा है। वोटर आईडी में काफी ज्यादा चीजें चेंज की जा सकती थी, मतलब कि टैंपरिंग हो सकती थी, क्योंकि ईपीआईसी नॉन एडिटेबल है तो उसको टैंपर नहीं किया जा सकता। ये आपकी आइडेंटिटी और एड्रेस दोनों के प्रूफ की तरह काम कर सकता है। आइडेंटिटी और एड्रेस दोनों की तरह प्रूफ काम कर सकता है और ये वोटर आईडी पाने का आसान तरीका है, फास्ट तरीका है। और अभी आपको भी पता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में चेंजेस करके आपके वोटर आईडी को आधार के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं ताकि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो एक रह सके आधार का और वोटर आईडी का। तो आपका मोबाइल नंबर बार बार बदलना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं इशारा देगा कि आप किसी ना किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, क्योंकि एक सीधा साधा आदमी तो भाई एक नंबर, अपने पिताजी लोगों को देखिए ना, एक मोबाइल खरीदा था, एक मोबाइल फोन का नंबर खरीदा था, सिम खरीदा था और पहला ही सिम उनका अभी तक चल रहा है। अनलेस एंड अनटिल बीएसएनएल का सिम ना हो उन्होंने सिम अपना चेंज नहीं किया है, नंबर अपना चेंज नहीं किया है। तो यही कोशिश है भारत सरकार की कि आपका एक आइडेंटिटी कार्ड यूनिक हो, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यूनिक हो और आपका वोटर आईडी भी यूनिक हो। तो इससे क्या होगा? गवर्नमेंट विजिलेंस और ट्रेसेबिलिटी आसानी से कर सकती है। क्राइम प्रिवेंशन के लिए सही है, लेकिन यहां पे एक बड़ा प्रॉब्लम है, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू प्रिवेसी और डेटा प्रोटेक्शन। इसके ऊपर क्या कर सकती है भारत सरकार, वो समझने वाली बात है। और एज एन अवेकन सिटीजन वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट द सॉल्यूशंस एंड द सजेशंस। ऑलराइट, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अभी तक जो आपने सेशन में देखा आपको कितना समझ में आया, आपको ये सेशन कैसा लगा। अब जोशीमठ के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए जोशीमठ बेसिकली है क्या? एक जगह है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। पिछले साल आपने खूब सारी फोटोग्राफ देखी जहां पे चमोली डिस्ट्रिक्ट में डैम टूट गया, वर्कर्स जो थे वो डूब गए, अचानक से फ्लड आ गया, क्लाउड बर्स्ट हुआ वहां पे। ये सब जो कारण बता रहे हैं वो लैंड सब्सिस्टेंस कारण है। अब जोशीमठ में बेसिकली ये तो एक मठ है ही, प्लस हमारा जो बद्रीनाथ का मंदिर है उसका भी एंट्रेंस गेट जो है वो क्रैक हो गया है, चिटक गया है। क्यों? जो जोग्राफिकल फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल है, साइंटिस्ट का कहना है कि लैंड सब्सिस्टेंस होता है वो जोग्राफिकल फेनोमेना, जिसके कई सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण ये होता है कि पत्थर के नीचे जो कार्बोनेट मटेरियल है वो ग्राउंड वाटर से डिसॉल्व हो जाए, ग्राउंड वाटर से डिसॉल्व हो जाए, टूट जाए तो पत्थर तुरंत, नीचे का बेस मटेरियल गायब तो पत्थर खिसकेगा नीचे, भसकना जिसको हम कहते हैं, मिट्टी भसक गई है ना। मिट्टी के नीचे खूब सारा पानी अगर जाने लगे तो मिट्टी गीली हो जाती है, फिर वो एकदम से धंस जाती है। नीचे जो सेडिमेंट्स हैं वो कॉम्पैक्ट होने लगे, ऊपर के प्रेशर की वजह से खूब कॉम्पैक्ट होने लगे। सेडिमेंट कॉम्पैक्शन इज वन ऑफ द रीजंस। आप बहुत ज्यादा माइनिंग करिए या ग्राउंड वाटर या पेट्रोलियम नीचे से निकालिए तो वो गैप क्रिएट कर देगा और ऊपर मिट्टी और ऊपर के पत्थर दबाव बनाएंगे नीचे की तरफ और तुरंत नीचे चले जाएंगे, उनको गैप मिल रहा है। टेक्टोनिक फोर्सेस भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। जहां तक बात है चमोली डिस्ट्रिक्ट की, तो नेचुरल और मैनमेड एक्टिविटीज दोनों ही कारण हैं। और एक बड़ा कॉमन कारण जो कि वहां पे देखा जा रहा है वो है टनल कंस्ट्रक्शन। तो लैंड सब्सिस्टेंस होता क्या है? ग्रेजुअल सेटलिंग हो या सडन सिंकिंग ऑफ लैंड हो जाए। ठीक, एक टनल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब टनल कंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है? पानी रिस रिस के कहीं से आ रहा है, सीपिंग आउट ऑफ वाटर हो रहा है। टनल आपने खोदा, पानी टनल के ऊपर वाली दीवार से कहीं रिस रिस के टपक रहा है, वो जो पानी आ रहा है नीचे वो कहीं ना कहीं कलेक्ट हो रहा है और जहां वो कलेक्ट हो जा रहा है वो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट कर रहा है अपने नीचे वाली मिट्टी पे। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होने की वजह से जमीन भसक रही है। तो ये आपको ज्योग्राफी के GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फेनोमेना को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। कैसे रोक सकते हैं, मैनमेड एक्टिविटीज कम कर सकते हैं, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करा सकते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिव्यू मांग सकते हैं, ये सारे तरीके हैं।
ऑलराइट, अब ईरान ने अगेन इन दोनों व्यक्तियों को, लुक एट देयर फेसेस, आई वॉज सो डिसहार्टेंड आफ्टर रीडिंग दिस न्यूज़ कि ये ईरान की जो कोर्ट है उन्होंने इनको सजाए मौत दे दी। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ लोगों को मारा। क्यों मारा? क्योंकि 22 साल की कुर्दिश ईरानियन वुमेन महासा अमीनी प्रोटेस्ट कर रही थी हिजाब के अगेंस्ट ऑब्वियसली, तो इन्होंने उनको बचाने के चक्कर में या उस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया और उसकी सज़ा क्या है? सज़ाए मौत। भारत देश में हम कहते हैं कि लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, प्रोटेस्ट करने की आज़ादी नहीं है। जस्ट लुक एट ईरान, व्हाट आर दे डूइंग टू देयर ओन पीपल? व्हाट आर दे डूइंग? 11 लोगों को प्रिजन सेंटेंसेस मिल गए हैं, क्या करने के लिए? प्रोटेस्ट करने के लिए। शुक्र मनाइए सर, अब भारत देश में पैदा हुए हैं, यहां पे बोलने और सोचने की ही आज़ादी है। हाँ, पर बंदूक लेके सोचोगे तो घर में घुस के मारेंगे। यही यहाँ के लोगों का भी कहना है, सरकार का भी यही अप्रोच है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि ईरानियन अथॉरिटीज जो हैं वो डेथ पेनाल्टी 26 और लोगों को दे सकती हैं, क्योंकि पॉपुलर अपराइजिंग हो रही है जिसको ईरान कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है आगे आने वाले दिनों में, अब देखिएगा। मैककार्थी, फाइनली केविन मैककार्थी को स्पीकर बना दिया गया है, चुन लिए गए हैं ये स्पीकर रिपब्लिकन पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के, और कह रहे हैं अब काम, सीरियस काम अब शुरू होगा। रिपब्लिकन पार्टी को जीओपी मेजॉरिटी भी कहते हैं, द ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कहते हैं, और इन्होंने स्पेशल थैंक्स दिया है डोनाल्ड ट्रंप को मेरी मदद करने के लिए, और कह रहे हैं कि अब मैं जोई बाइडेन और उनके डेमोक्रेट्स जो है उनको आसानी से फेस कर सकता हूं और इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा जहां जहां कहीं भी हो। तो यूएस का जो स्पीकर होता है दोस्त, वो क्या होता है? यूएस का स्पीकर बेसिकली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का हेड होता है, जैसे हमारे यहाँ स्पीकर होता है ना, वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का हेड होता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्पीकर ऑफ यूएसए एंड स्पीकर ऑफ इंडिया इज कि जो इंडिया का जो स्पीकर है वो he should be a member of parliament. After being appointed as the speaker, elected as the speaker, he has to renounce the membership. But ये जो स्पीकर यूएसए का होता है, he may not be a part of House of Representatives. ठीक है, he may not be a part. तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। तो आप स्पीकर ऑफ इंडिया को आज प्रिपेयर कर लीजिएगा एम लक्ष्मीकांत से, आपका बहुत बड़ा प्रीलिम्स का मुद्दा जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, क्वेश्चन आ चुके हैं इस पे बहुत सारे। ठीक है, ये पॉल्यूटेंट रिमूव करने के लिए IISER पुणे ने एक नया मटेरियल बनाया है जिसका नाम है IVOFM। क्या नाम है? IVOFM, दैट इज वाइलोजेन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक को इस्तेमाल करता है, आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म यूज करता है, नैनोमीटर साइज के छोटे छोटे छेद हैं जो कि पानी से पॉल्यूटेंट्स फिल्टर कर देते हैं फटाक से। ठीक है, पानी से पॉल्यूटेंट्स फिल्टर कर देते हैं। और ये पॉल्यूटेंट्स कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में बेसिकली एंटीबायोटिक्स, पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक डाइज, ये सब रहते हैं। और इनऑर्गेनिक टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स में आयोडाइड्स, ऑक्सो पॉल्यूटेंट्स जैसे कि पेरेनेट, दैट आर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स इन फ्रेश वाटर। ऑलराइट, जो स्ट्रेटजी है वो है आयन एक्सचेंज स्ट्रेटजी। तो जो ये मेम्ब्रेन रहती है ये पॉजिटिव रहती है। व्हाट मेम्ब्रेन इज कैटाइनिक, यहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा। ये कैटाइनिक कंपाउंड है जो कि पॉल्यूटेंट्स निगेटिवली चार्ज होते हैं ना पानी के अंदर, तो वो उनको क्या करते हैं, अपने ऊपर चिपका लेती है और पानी फिल्टर होके प्योर हो जाता है। रफली ये देखा गया है कि ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हो, 93% पानी में टॉक्सिन रिमूवल है सिर्फ 30 सेकंड के अंदर अंदर। इट्स वेरी फास्ट। एंड सिलिका नैनो पार्टिकल्स वर बेसिकली यूज्ड टू क्रिएट दिस। ऑलराइट, so we are not going into much detail of it because you have to read it and try to remember IVOFM. IVOFM is basically Viologen unit grafted organic framework to purify water using ion exchange mechanism. What are the usual pollutants? पानी के यूजुअल pollutants क्या होते हैं? ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हैं। फ्रेश वाटर में pollutants क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो सल्फर डाइमेथॉक्सिन एंटीबायोटिक हो सकती है। सल्फर डाइमेथॉक्सिन एंटीबायोटिक के साथ साथ नाइट्रेट्स, क्लोराइड, ब्रोमाइड,
ये सारे वाटर टॉक्सिन्स मटेरियल होते हैं। ऑलराइट, इसको आप रीड करेंगे। यहां पे हमें दिखाई दे रहा है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, और उसका एडवांटेज क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक इलेक्ट्रॉनिक प्लांट, है ना। तो वो क्वेश्चन कई बार हो सकता है कि आपसे पूछा जाए फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट में, है ना। तो हम आपको बताते हैं। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के कई सारे बेनिफिट्स हैं। पानी जो नीचे का है वो कूल हो सकता है, और पानी का जो कूलिंग इफेक्ट है वो बेसिकली फ्लोटिंग सोलर प्लांट को इफेक्टिव बना देगा। ये डेजर्ट इकोसिस्टम के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, ये पानी के प्रेशियस वाटर को इवेपोरेशन से बचाएगा, और ये रिजर्वॉयर के हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ के लिए भी असरदायक होगा, फायदेमंद होगा। टेम्परेचर ऑप्टिमाइज हो सकता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, एक ये कहा गया, इलिनॉय की एक यूएसए की एक यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च करी है और कहा है कि हमारे पास फ्रेश वाटर की लिमिटलेस सप्लाई है। समुद्री पानी से जो भाप बनती है, वाटर वेपर फ्रॉम द ओशंस, वो अनटैप्ड है, वो फ्रेश वाटर है बेसिकली, उसको हम टैप कर सकते हैं। सो वी कैन हार्वेस्ट ओशनिक वाटर वेपर एज अ सोल्यूशन टू लिमिटेड सप्लाईज ऑफ फ्रेश वाटर इन वेरियस लोकेशंस ग्लोबली। दिस इज अ वेरी यूनिक सोल्यूशन। मतलब कि समुद्र का पानी खारा होता है, पी नहीं सकते, पर वो अगर इवेपोरेट कर रहा है तो उसकी वाटर वेपर को कलेक्ट कर लिया गया। अब ये कैसे करेंगे, ये देखने वाली बात है। यहां पे पीयूष गोयल हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा कि भारत कई सारी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम बना नहीं सकते, लेकिन भारत लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में कॉम्पिटिटिव है। बहुत सारी चीजें हैं लेबर इंटेंसिव जो हम बनाते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, फार्मा एंड लाइक दैट। और इसीलिए इंपोर्ट हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम सब कुछ नहीं बना सकते। जो देश को लेबर इंटेंसिव सेक्टर में हमसे मदद चाहिए, वहां हम मदद कर देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे पार्टनर्स ढूंढने की जो रूल बेस्ड ट्रेडिंग ऑर्डर फॉलो करते हो और जिनका इकोनॉमिक सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो। ऐसे ही सिस्टम्स के साथ, ऐसी कंट्रीज के साथ हम एफटीए कर सकते हैं। इसीलिए बात कर रहे हैं हम कनाडा के साथ, यूके के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए। हाल फिलहाल में हमने यूएई के साथ 2022 मई में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ दिसंबर 29 में हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, जिससे बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ नजर आएगा। और गवर्नमेंट आईडीबीआई को बेसिकली क्या है, 61% स्टेक जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, उनको अब गवर्नमेंट बेचने वाली है। इसको कहा जा रहा है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड एलआईसी स्टेक इन आईडीबीआई। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है ये, नॉट प्राइवेटाइजेशन, बट वी कॉल इट स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, बेच देना, अपना शेयर कम कर देना। गवर्नमेंट के 94.7% शेयर हैं, और गवर्नमेंट अगर इसमें से 61% शेयर प्राइवेट इंडिविजुअल को दे देगी तो बैंकिंग सेक्टर में प्रमोशन होगा, बैंक्स ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगी। सरकार प्रॉफिट नहीं कमाती, सरकार वेलफेयर करती है। सरकार प्रॉफिट क्यों कमाएगी तुमसे? प्राइवेट बैंक्स अगर चली जाएंगी, प्राइवेट बैंक्स हो जाएंगी, तो वो प्रॉफिट कमाएंगी। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं होंगे, लोन लेके कोई भाग नहीं पाएगा, खौफ खाएंगे लोग पैसा चोरी करने में, क्योंकि प्राइवेट व्यक्ति अपना पैसा कहीं नहीं जाने देगा, वो फोर्स लगा देगा, वो एफआईआर करा देगा, तुमको घर से ढूंढ के निकालेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग तो तुम कभी नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है प्राइवेटाइजेशन से। जो समझ रहे हैं क्यों कर रही है सरकार, पहले तो प्राइवेट बैंक्स ही थी ना, इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज करा क्योंकि देश की रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पे वैसी। और अब जब इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज किया था क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन कराना था। आज फाइनेंशियल इंक्लूजन जब सबका हो गया है, सबका बैंक का खाता है, तो अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कैसे कम किया जाए, बैड लोन्स को कैसे कम किया जाए। बैंक्स ग्रो ही नहीं कर पा रही, शाखाएं खुल ही नहीं पा रही, एटीएम और खुलने चाहिए थे। अरे क्यों एचडीएफसी और आईसीआईसीआई की सर्विसेज ज़्यादा अच्छी लगती हैं इन कंपैरिजन टू पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? क्यों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लाइन लगानी पड़ती है? आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कर दो डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइज, दे दो प्राइवेट सेक्टर को, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा वो। लार्जली सारी कंट्रीज में बैंक्स जो है वो दोनों होती है, नेशनलाइज्ड होती है, प्राइवेटाइज्ड होती हैं। नेशनल बैंक्स कम होनी चाहिए ताकि वो गरीबों की मदद कर सकें, वो सिर्फ वेलफेयर पे काम कर सके। प्राइवेट प्लेयर्स को, प्राइवेट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हमेशा प्राइवेट बैंक्स ही प्रमोट कर पाएंगी। आपको इकोनॉमिक्स का सेंस होना चाहिए। अगर आप इस स्टेटमेंट को कमेंट में क्रिटिसाइज करोगे तो इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो क्रिटिसाइज करिएगा, नहीं पढ़ी हो तो बात को समझिएगा। 33% शेयर फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहता है।
गवर्नमेंट ने ऐसे ही नहीं कहा कि कोई भी आके कर सकता है। 22,500 करोड़ का आपका नेटवर्थ होना चाहिए अगर आपको आईडीबीआई के स्टेक करने। कितने लोगों के पास होगा 22,500 करोड़ का? तो ये तुम कहो कि रईस सारे पैसे वाले अगर बैंक्स के शेयर ले लेंगे तो गरीबों को पैसा नहीं देंगे? अरे क्यों नहीं देंगे, लोन रिकवरी आसानी से कराएंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आज हमने कवर कर लिए हैं। द हिंदू के संडे था, इलाबोरेटेड एक्सप्लेनेशन आपको मिला है। कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल सी यू गाइस in the editorial analysis of today at 7 p.m. Till then, good day.